हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमर्स गुरुजी पर। और आज की वीडियो में जो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर, वो है हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है? ये रेफर करता है, स्टेटमेंट इनके नाम में लगा हुआ है। तो स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि ये रिपोर्ट देता है कि हमारा जो बिजनेस है साल के एंड में, यानी कि जो हमारा अकाउंटिंग पीरियड होता है उस समय, क्या वो प्रॉफिट में चल रहा है या वो लॉस में चल रहा है। और इसमें दो बेसिक स्टेटमेंट इंक्लूड होते हैं। पहला होता है इनकम स्टेटमेंट, और उस इनकम स्टेटमेंट में दो अकाउंट बनते हैं। एक होता है हमारा ट्रेडिंग अकाउंट और एक होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो बताता है कि हमने बिजनेस में जितने भी ऑपरेशंस करे उस ऑपरेशन से हमको इनकम कितना हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ या कितना लॉस हुआ। और दूसरा जो स्टेटमेंट बनता है उसे हम कहते हैं फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, जिसको हम कहते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का मतलब क्या होता है? जो आपकी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन बताती है ना। तो अब यहां हमें के समझना है कि इनकम स्टेटमेंट, सबसे पहले हमारी हेडिंग क्या है सर? इनकम स्टेटमेंट। और इनकम स्टेटमेंट में कौन से अकाउंट बनने हैं? ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि ये जो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट होता है उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, क्या क्या चीज़ें इसके अंदर डेबिट होती हैं या क्रेडिट होती हैं। सबसे पहली बात, जब हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे तो उस ट्रेडिंग अकाउंट से या तो आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आएगा और यह आएगा ग्रॉस लॉस। ठीक, तो हम जितनी भी ट्रेडिंग, देखो नाम में क्या है? ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेड का मतलब क्या होता है? ट्रेड का मतलब होता है सर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यानी कि इसमें क्या क्या आएगा? जो भी हमारी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स की एक्टिविटी है, वो सारी इसके अंदर आएंगी। तो वन बाय वन मैं आपको समझाऊंगा। देखो, एक आपको मैं बात बताऊं कि जो हमारी ट्रेडिंग अकाउंट है उससे मैंने क्या बताया कि सर या तो हमारे पास प्रॉफिट आएगा और ये आएगा हमारे पास लॉस। यानी कि ये जो ट्रेडिंग अकाउंट है वो किस नेचर का है सर? ये जो ट्रेडिंग अकाउंट है वो है नॉमिनल नेचर का। वो सारे अकाउंट जिनसे या तो हमको प्रॉफिट मिलेगा या लॉस मिलेगा वो हमारे नॉमिनल नेचर के अकाउंट होते हैं। और नॉमिनल नेचर का रूल क्या कहता है कि सर डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। यानी कि ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में जो भी चीजें आएंगी वो हमारी फर्म के लिए एक्सपेंसेस हैं, लॉसेस हैं, और जो भी क्रेडिट साइड में चीजें आएंगी वो हमारी फर्म के लिए इनकम है या गेन है। तो वन बाय वन विद रीजन समझेंगे कि कौन कौन सी चीजें ट्रेडिंग अकाउंट में किस साइड आती है। डेबिट साइड, क्रेडिट साइड तो खैर आपको मालूम ही होगा। फिर भी नहीं मालूम तो मैं अगर फॉर्मेट के तरीके सिखा जाऊँ, अगर मैं ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्म बनाऊँ, ट्रेडिंग अकाउंट का पापा वाला फॉर्मेट बनाता हूँ मैं अगर आपको अभी शो करने के लिए, तो कुछ इस तरीके से बनेगा जैसे मैं टी शेप करता हूँ। ये हमारी साइड डेबिट साइड और ये हमारी साइड क्रेडिट साइड, जिसको हम बोलते हैं पापा वाला फॉर्मेट। यहाँ पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। अब बात क्या होती है? बात ये है हमारी
कि डेबिट साइड में क्या क्या चीजें आएंगी सर, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, और क्रेडिट साइड में क्या आएगी, ऑल इनकम एंड गेन। तो वन बाय वन हम समझेंगे। सबसे पहले कि डेबिट साइड में क्या क्या चीजें आती हैं। सबसे पहले हमारी ओपनिंग स्टॉक, और ओपनिंग स्टॉक को हम इन्वेंट्री भी कह सकते हैं। क्या आएगी सर, या तो ओपनिंग स्टॉक आएगा या इन्वेंट्री आएगी। अब इसमें क्या होता है कि जो भी हमारे पास गुड्स होते हैं, वो गुड्स जो बनके तो तैयार हैं लेकिन अभी सेल नहीं हुए, यानी कि अनसोल्ड गुड्स, साल के पिछली साल के एंड में, यानी कि एट द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर, वो गुड्स जो पिछली साल के एंड में सेल नहीं हुए, वो इस साल की शुरुआत में क्या हो जाएंगे, ओपनिंग स्टॉक हो जाएंगे। यानी कि पिछली साल का जो 31 मार्च का जो स्टॉक का बैलेंस था, वो आने वाली अगली साल में 1 अप्रैल को क्या बन जाएगा, ओपनिंग स्टॉक। जो यहां पर क्लोजिंग स्टॉक था, वो यहां क्या बन जाएगा, ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। और ओपनिंग स्टॉक में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं, वो वन बाय वन समझेंगे। ओपनिंग स्टॉक में इंक्लूड हो सकता है ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, और क्या इंक्लूड हो सकता है सर, और इंक्लूड हो सकता है वो गुड्स जो अभी आधा बना है, पूरा नहीं बना, जिसे हम कहते हैं सेमी फिनिश्ड गुड्स। और क्या हो सकता है सर, और हो सकता है हमारा फिनिश्ड गुड्स, यानी कि जो बन के तैयार है लेकिन अभी सेल नहीं हुआ, अनसोल्ड है। तो इन तीनों के ओपनिंग स्टॉक को हम ओपनिंग स्टॉक इन्वेंट्री में जाते हैं, और ये आपके ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में जाती है। तो फॉर्मेट तो मैं आपको बता चुका। अगर इसकी एंट्री पास करनी हो तो क्या होगा, ट्रेडिंग अकाउंट DR2 ओपनिंग स्टॉक। ठीक, नेक्स्ट आता है हमारा परचेजेस। परचेजेस का मतलब वो गुड्स जो आपकी फर्म में इस पर्पस से खरीदे गए हैं कि इनको हम सेल करेंगे, यानी रीसेल करेंगे, उनको हम परचेज कहते हैं। और जब हम इन परचेज किए हुए गुड्स में से कुछ सामान वापस कर देते हैं तो उसको हम कहते हैं परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न का जो सेकंड नेम होता है वो होता है रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न आउटवर्ड का मीन्स क्या है कि जो सामान है वो आपके पास से जा रहा है, आउटवर्ड यानी कि आपके पास से जा रहा है। और आपके पास से कब जाएगा, आपके पास से जब जाएगा जब आपने उसे परचेज किया हो। तो परचेज कहाँ आता है सर, परचेज हमारे ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में आता है। और परचेज में से अगर क्वेश्चन है परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड दे रखा है तो उसको लेस कर देते हैं, उसके बाद नेट परचेज का अमाउंट निकालते हैं। तीसरा और जो मेन जिसमें बच्चे मोस्टली कंफ्यूज रहते हैं वो है हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ट्रेडिंग अकाउंट में जितने भी एक्सपेंसेस आते हैं वो सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं। और ट्रेडिंग अकाउंट में एक्सपेंसेस कहाँ जाएंगे सर, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में जाएंगे। अब वन बाय वन हम समझेंगे कि क्या होते हैं। सबसे पहला डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं, वो सारे एक्सपेंसेस और एक्सपेंसेस जो आपको गुड्स को परचेज करते में हुए, परचेज करके गोडाउन तक ले जाने में हुए, और गोडाउन से मैन्युफैक्चर करने में हुए, ये सारे खर्चे क्या कहलाते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। दोबारा ध्यान से समझना बेटा, वो सारे खर्चे जो भाई आप सामान बना रहे हो, आप माल बना रहे हो कोई बात नहीं, लेकिन आपने भी उस सामान को कहीं ना कहीं से खरीदा होगा ना, वहां आपने परचेज किया, उस परचेज किए गए सामान को आप अपने गोडाउन तक ले गए, और गोडाउन में ले जाने के बाद आपने उसे मैन्युफैक्चर किया, उसे बनाया। तो इसके बीच जितने भी हमारे खर्चे होंगे वो सारे के सारे कौन से कहलाएंगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। या फिर कोई भी खर्चा है जो इन तीनों में से किसी भी नेचर का है वो हमारा क्या कहलाएगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो अब मैं वन बाय वन डायरेक्ट एक्सपेंस को बाय नेम समझाऊंगा। सबसे पहला आपका वेजेस।
मुझे ये बताओ वेजेस किसे देते हो? वेजेस हम वर्कर्स को देते हैं, उन वर्कर को जो डायरेक्टली इंगेज्ड हैं किन कामों में, या तो वो हमारे सामान को कहीं ना कहीं लोड करवा रहे हैं या अनलोड करवा रहे हैं या हमारे प्रोडक्शन कर रहे हैं गुड्स का। तो जाहिर सी बात है आपको साफ दिख रहा है कि ये किस नेचर के हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस के नेचर के हैं। तो ये ट्रेड अकाउंट के कहाँ जाएंगे? ये ट्रेड अकाउंट के डेबिट साइड में जाएंगे। आपको क्वेश्चन में एक बात याद रखनी है, अगर क्वेश्चन में आपको दे रखा है वेजेस एंड सैलरी, वेजेस एंड सैलरी, अगर आपको क्वेश्चन में ये दे रखा है वेजेस एंड सैलरी, तो वेजेस एंड सैलरी आप कहां डालोगे? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। लेकिन अगर दे रखा है सैलरी एंड वेजेस, अगर दे रखा है सैलरी एंड वेजेस, उस केस में ये ट्रेडिंग में नहीं आएगा, ये आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। ठीक। एक और चीज, अगर आपने जो वेजेस पेड करे हैं वो किसी नई मशीन को लाने में खर्च किए हैं या उसके इंस्टॉलेशन में खर्च किए हैं, तब उस वेजेस का कहीं हमें शो नहीं करना, क्योंकि जो भी हमारी कॉस्ट होगी एसेट्स की, उस कॉस्ट ऑफ एसेट्स में वो वेजेस ऑलरेडी इंक्लूड हो गई होगी। तो ये तो एक टाइप का हमने समझा डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और कौन कौन से डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं? अगला होता है कैरेज या फिर कैरेज इनवर्ड, और या फिर फ्रेट। तीन नाम कुछ भी हो सकता है, या तो आपको कैरेज दिया हो सकता है सिर्फ, या दिया हो सकता है कैरेज इनवर्ड, और या दिया हो सकता है फ्रेट। ये वो एक्सपेंसेस हैं, पहली बात ये कहाँ जाएंगे? डेबिट साइड में आएंगे। आप गुड्स को फैक्ट्री तक ले गए या उस जगह तक ले गए जहां पे आपका बिजनेस है, इसके दौरान आपने भाड़ा वगैरह दिया, धुलाई वगैरह करवाई मशीन की, और भी कुछ खर्चा किया, उन सबको हम कैरेज या कैरेज इनवर्ड या फ्रेट कहते हैं। तो ये हमारे ट्रेड अकाउंट के कहाँ जाएंगे सर? डेबिट साइड में जाएंगे, बिकॉज ये किस नेचर के हैं? ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से सर? दोज एक्सपेंसेस विच आर इनकर्ड ब्रिंगिंग द गुड्स टू द गोडाउन, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स, परचेजिंग ऑफ गुड्स, इसके दौरान जो भी खर्चे हो रहे हैं वो सारे हमारे कौन से नेचर के हैं सर? वो सारे के सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस के हैं। थर्ड है आपका मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस का मतलब है वो सारे खर्चे जो आपने सामान को बनाने में, मैन्युफैक्चर करने में लग रहे हैं, जैसे कोल, गैस, फ्यूल, और क्या हो सकता है? वाटर, पावर, फैक्ट्री का रेंट, फैक्ट्री की लाइटनिंग, ये सारे खर्चे हमारे मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस के हेड में आते हैं, और ये सारे खर्चे हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाते हैं। तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में इनको शो करेंगे। नेक्स्ट होता है हमारा स्टोर कंज्यूम्ड। स्टोर कंज्यूम्ड का मतलब क्या होता है? जो भी हमारी मशीन्स होती हैं, उन मशीन को आपको वर्किंग कंडीशन में रखना पड़ता है, परफेक्ट कंडीशन में रखना पड़ता है। तो भाई वो परफेक्ट कंडीशन में अपने आप तो रहेंगे नहीं, उनके लिए आपको क्या चाहिए? इंजन ऑयल वगैरह चाहिए, कॉटन वेस्टेज चाहिए, ऑयल चाहिए, ग्रीस चाहिए, ये सारे हमारे स्टोर कंज्यूम्ड होते हैं। इन पे किया गया खर्चा हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाता है। नेक्स्ट आते हैं आपके डॉक चार्जेस। डॉक चार्जेस कौन से चार्जेस होते हैं? जब आप सामान को 7 समुंदर पार से मंगवा रहे हैं, यानी कि आपका जो सामान है, जो आपने सामान परचेज किया है, वो परचेज आपने शिप से, सामान शिप से आ रहा है आपके पास, तो इसमें जो खर्चा हुआ वो कहलाता है डॉक चार्जेस। और डॉक चार्जेस हमारा यहाँ पर डायरेक्ट एक्सपेंसेस की भूमिका निभा रहा है, तो ये भी हमारे ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा। उसके बाद एक लास्ट हेडिंग रहती है रॉयल्टी की। रॉयल्टी का मतलब क्या है
कि ये वो अमाउंट होता है जो हमें ओनर को देना पड़ता है उसकी किसी चीज़ को यूज़ करने के लिए, उसके बनाए गए कोई पेटेंट के लिए, उसके बनाए गए कोई माइंस के लिए, उस यूज़ करने के लिए हम उसे एक अमाउंट देते हैं जिसे हम कहते हैं रॉयल्टी। क्योंकि अगर हमें किसी को रॉयल्टी देनी है तो हमारा जो कॉस्ट है वो ऑलरेडी बढ़ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप जो भी बुक यूज़ कर रहे हो, वो DK गोयल हो या जिस भी राइटर की हो, उसका पब्लिकेशन अलग होता है और राइटर अलग होता है। तो जब भी वो बुक सेल होगी तो उसका कुछ हिस्सा राइटर के पास जाता है, कुछ हिस्सा पब्लिकेशन के पास रहता है। तो पब्लिकेशन को मालूम है कि उनको एक फिक्स्ड अमाउंट किसको देना है, उनको एक फिक्स्ड अमाउंट उस पर्सन को देना है, तो वो अपनी कॉस्ट को बढ़ा देंगे उसके अनुसार। इसीलिए रॉयल्टी को डायरेक्ट एक्सपेंसेस की तरह ट्रीट करा जाता है और ट्रेड अकाउंट के डेबिट साइड में उसको शो करते हैं। तो ये सारी मैंने बात बताई आपको ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड की। अब मैं आपको कुछ पॉइंट बताता हूं ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड। ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में कौन कौन सी चीजें आती हैं? सबसे पहला सेल्स और सेल्स रिटर्न। सेल्स और सेल्स रिटर्न, देखिए सेल्स हमारे ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में आती है, चाहे है ना, और इस सेल्स में से जो हमारा सामान सेल हुआ है, कुछ सामान बिका हुआ हमारे पास वापस आ गया तो वो माइनस हो जाता है। सेल्स रिटर्न को हम रिटर्न इनवार्ड भी कहते हैं। इनवार्ड मतलब अब सामान हमारे पास वापस आ रहा है, और हमारे पास वापस कब आएगा? जब हमने सेल करा होगा। देन उसके बाद होता है हमारा क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक तो आपको मालूम ही है, वो सामान जो साल के एंड में सेल नहीं हुआ है उसको हम कहाँ डालते हैं? ट्रेड अकाउंट के क्रेडिट साइड में। इसमें एक रूल लगता है कि इसमें जो वैल्यू ली जाती है वो जो हमारी कॉस्ट प्राइस होगी, यानी कि कॉस्ट प्राइस का मतलब उस क्लोजिंग स्टॉक में बनाने में जो खर्चा हुआ है वो, या फिर उसको बेचने पर जो पैसा आपको मिल सकता है वो, दोनों में से जिसकी वैल्यू कम होगी उसी वैल्यू को रिकॉर्ड किया जाता है। समझ में आ रही बात? अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है बेसिकली, वैसे तो शायद इस चैप्टर से रिलेटेड नहीं है, लेकिन आपको क्या ध्यान रखनी है कि कभी कभार क्या होता है, कभी कभी जो आपका क्लोजिंग स्टॉक होता है वो ट्रायल बैलेंस के अंदर दे रखा होता है। वो ट्रायल बैलेंस के अंदर दे रखा होता है। इसका मतलब क्या होता है कि एक इनकॉर्पोरेट एंट्री अपने आप ही पास हो चुकी है ऑलरेडी बुक में, तो इसका मतलब है कि जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक है वो पहले से ही डिडक्ट हो चुका है, किसमें से? परचेज अकाउंट में से। तो इस केस में क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आएगा, लेकिन जब बैलेंस शीट बनाएंगे उस समय अपीयर किया जाएगा। तो आई होप एंट्री तो उसकी आप बना लोगे। जो डेबिट साइड में आने हैं वो ट्रेड अकाउंट DR टू डेबिट जिसका नाम है, और जो क्रेडिट साइड में आ रहे हैं तो ये सेल्स टू ट्रेड अकाउंट। और फॉर्मेट आपको मालूम ही है, पापा वाला फॉर्मेट जो मैंने शुरुआत में बताया था, तो उस फॉर्मेट से तो आप क्वेश्चन कर लोगे। फिर आपको ये देखना है कि आपकी जो ट्रेडिंग अकाउंट है उसका क्रेडिट साइड का अमाउंट ज्यादा है या डेबिट साइड का अमाउंट ज्यादा है। अगर आपने टोटल किया और क्रेडिट साइड का अमाउंट ज्यादा है तो यहां आ जाएगा हमारा ग्रॉस प्रॉफिट बैलेंस करके, और अगर आपका डेबिट साइड का अमाउंट ज्यादा है तो यहां आ जाएगा बैलेंस करके ग्रॉस लॉस। ठीक है ना? तो और भी कुछ आपके क्वेश्चन में पॉइंट होते हैं, जैसे आपका ऑफिस एक्सपेंसेस, ट्रेड एक्सपेंसेस, ऑफिस रेंट, ये कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जो आपका, जैसे अब मैंने फ्रेट बताया था, फ्रेट आउटवर्ड, कैरेज आउटवर्ड, ये ट्रेडिंग का हिस्सा नहीं है। ट्रेड एक्सपेंसेस ट्रेडिंग का हिस्सा नहीं है। तो ये चीजें कुछ ऐसी हैं आपको क्वेश्चन में दी होगी, आपको सिर्फ भटकाने के लिए। वैसे बच्चे आजकल भटक जाते हैं बहुत जल्दी। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी कि जो आपने सामान बेचा है उसकी कीमत क्या थी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो इसको कैलकुलेट करने के हमारे पास दो मेथड होते हैं, यानी कि दो फॉर्मूले होते हैं। पहला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस तो आपको मालूम होगा कौन कौन से होते हैं, और माइनस क्लोजिंग स्टॉक। एक तो फॉर्मूला हमारे पास ये होता है, वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में क्या क्या चीजें आपको दे रखी हैं जिनसे फॉर्मूला निकाला जाएगा। एक दूसरा फॉर्मूला होता है, उसको हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू सेल्स माइनस जीपी।
जीपी यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट। तो आपको डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या चीज दे रखी है, क्या चीज नहीं दे रखी। उसके बाद अलग हेड आता है जिसको हम कहते हैं एडजस्टेड परचेज। एडजस्टेड परचेज का फॉर्मूला होता है बेसिकली नेट परचेज प्लस ओपनिंग स्टॉक और माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये मैंने फॉर्मूले क्यों लिखा है, किसी किसी क्वेश्चन में अगर आपको एडजस्टेड परचेज गिवन है और इनमें से कोई अमाउंट भी गिवन है, यानी कि एडजस्टेड परचेज भी है क्वेश्चन में और क्लोजिंग स्टॉक या ओपनिंग स्टॉक भी दे रखा है, तो क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में कहीं शो नहीं होगा क्योंकि वो ऑलरेडी एडजस्टेड परचेज में एडजस्ट हो चुका है और एडजस्टेड परचेज ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड का हिस्सा है, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में जाता है। फिर कभी कभी क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो सेल्स का इतना परसेंट है या कॉस्ट का इतना परसेंट है, वहां कोई दिक्कत नहीं आती, वहां तो हम सीधा सीधा परसेंट निकाल लेते हैं। दिक्कत वहां आती है जहां आपको वैल्यू तो दे रखी है सेल्स की और जो ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है वो दे रखा है कॉस्ट पर। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन लेते हैं कि सेल्स हुई है 6 लाख की और जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो है 25% ऑन कॉस्ट। वैसे तो एक टेबल होती है पूरी, लेकिन टेबल में क्यों रटाऊं आपको, मैं आपको एक कंसेप्ट समझाऊंगा। देखो बेटा 25% ऑन कॉस्ट, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर कॉस्ट 100 है, ठीक, और प्रॉफिट कितना हुआ है कॉस्ट पर 25, यानी कि 100 का 25% 25, तो जो सेल है वो कितनी हुई होगी 125। सर ऐसा कैसे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला मुझे बताओ क्या होता है, सेल्स माइनस जीपी। यहां पे कॉस्ट है 100, जीपी है 25, इधर गया तो 125 आ गया सेल्स। भाई हमने कॉस्ट को 25% प्रॉफिट पर बेचा है, तो जो सेल्स की वैल्यू है 6 लाख, ये किसी चीज का 125% है और हमें कितना परसेंट निकालना है 25%। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 6 लाख इंटू 25 अपॉन 125। इस टाइप के क्वेश्चन आपके बहुत हैं और आपसे पूछे भी जाते हैं। तो ये हमारा एक तरीके से कंसेप्ट 1 क्लियर हुआ। इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, सॉल्व करेंगे, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा इसका जो नेक्स्ट स्टेटमेंट होता है जिसको हम कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बेसिकली जो अगर आपको ट्रेडिंग में ग्रॉस प्रॉफिट हुआ तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड में, और ग्रॉस लॉस हुआ तो वो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। उसके बाद जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वो सारे के सारे हमारे डेबिट साइड में, और जितने भी इनडायरेक्ट इनकम है वो क्रेडिट साइड में। तो वो हम जब इसका नेक्स्ट पार्ट लाएंगे उसमें करेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल बच्चों।